तो आज मैं आपको बायोलॉजी की सबसे बड़ा चैप्टर सेल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, सेल सबसे पहले होता क्या है समझिएगा। सेल या फिर बोल सकते हैं साइको नहीं। सेल क्या बोल सकते हैं? सेल का मतलब भी कोशिका होता है और साइटो का मतलब भी क्या होता है? कोशिका होता है। साइको नहीं, साइको का मतलब होता है पागल। ठीक है, याद रखिएगा। तो साइटो एक कह सकते हैं बायोलॉजिकल टर्म होता है और सेल जो होता है इंग्लिश भाषा है। ठीक है, लैटिन वर्ड समझ सकते हैं। ठीक है, तो साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका का अध्ययन। देखिए होता क्या है पहले समझिएगा। एक देखिए, जैसे ईट ईट से क्या बनता है? आपका रूम बनता है। ठीक है, क्या बनता है? कमरा बनता है। और कमरा से क्या बनता है? कई कमरों को मिला क्या बनता है? आपका मकान बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? कई कमरों को मिलकर मकान बन जाता है। उसी तरह से समझिएगा, कोशिका से हमारे शरीर में जो कोशिका पाए जाते हैं, कोशिका के कई कोशिकाओं को मिलने से ऊतक बनता है और कई ऊतक को मिलने से अंग बन जाता है। क्या बन जाता है? अंग बन जाता है। याद समझिएगा। ठीक है, कई ऊतक को मिलने से क्या बन जाता है? अंग बन जाता है। तो उसी तरह समझिएगा, इस तरह से जैसे हम समझ सकते हैं अपनी भाषा में कि ईंट से कमरे का निर्माण होता है, फिर कई कमरे मिलकर एक मकान का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी है कई कोशिका है। कोशिका एक कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। अंग नहीं बोल रहे हैं। देखिए, अंग और इकाई में क्या अंतर है समझ रहे हैं? अंग का मतलब होता है जिसमें हर तरह का फंक्शन नहीं हो। इकाई का मतलब हो है ऐसा अंग जिसमें हर तरह का कार्य हो। प्रोटीन भी बना रहा हो, एनर्जी बना रहा हो। ठीक है, उसमें वसा का भी निर्माण कर रहा हो। ठीक है, याद रखिएगा, हर तरह का निर्माण करता हो उसको बोलते हैं इकाई। मतलब इतना छोटा इकाई कि वो एक एक जीव बना सकता है अकेला। ठीक है, लेकिन अगर अंग बोलेंगे तो अंग में जरूरी नहीं, अंग हर हर तरह का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अंग और इकाई में अंतर है, इसलिए हम कोशिका को इकाई बोलेंगे, अंग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देखिए, कोशिका अलग अलग होता है। जंतु कोशिका अलग होता है, पादप कोशिका अलग होता है। लेकिन मेन रूप से कह सकते हैं कि इनकी कुछ अंदर की संरचनाएं भी अलग अलग होती है, लेकिन ज़्यादातर 70 से 80% चीज़ें जो होती है एक समान होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं डायरेक्टली हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका का पहले आकृति देखते हैं वो कैसा होता है, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं उसके कोशिकांग पे। ठीक है, देखिएगा, इसका होता है वो गोलाकार होता है ना, समझिएगा, जीरो है। और इसका बोले पादप कोशिका क्या होगा? एकदम चौकोर होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जंतु कोशिका में राजधानी पाया जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या पाया जाता है? राजधानी इसमें भी पाया जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या नहीं पाया जाएगा? देखिएगा, इसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ऐसा बात नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें सेल बाल भी पाया जाता है, दोनों चीज़ पाया जाता है। तो यहाँ दोनों चीज़ लिख सकते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं और सेल वॉल भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला समझिएगा क्या होता है। ठीक है, सिलिया और फ्लैजिला क्या होता है? जैसे ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। ओके, तो जंतु कोशिका के बाहरी ओर इस टाइप की क्या होती है? इस टाइप की क्या होती है? इस टाइप की एक बनी होती है। क्या? वो चलने के लिए, यानी कह सकते हैं कुछ अवशोषण करने के लिए या फिर उसको आगे पीछे हलचल होने के लिए, कोशिकाओं को हलचल होने के लिए क्या एक सिली या फ्लैजिला रहता है। जैसे हम लोग का हाथ गोड़ पैर होता है ना, उसी तरह से सेम समझिए जंतु कोशिका का भी होता है। ठीक है, लेकिन ये पादप कोशिका में नहीं होगा। पादप कोशिका अचल है, जबकि ये क्या है? चलनशील है, यानी मूविंग करता है। ठीक, तो किसके द्वारा? फ्लैजिला और सिली के द्वारा। फ्लैजिला क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है, सिली थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अवशोषण का भी काम करता है, दोनों काम करता है। जैसे आप आगे पढ़िएगा 3 4 चीज़ कोशिका के बारे में, फिर आप अमीबा के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहले ये सब जान जाते हैं। ठीक, उसके बाद आगे समझते हैं। तो देखिएगा, दोनों में अंतर तो समझ में आ गया कि इसमें राजधानी पाया जाता है, इसमें भी राजधानी, थोड़ा सा इसमें बड़ा होता है राजधानी। राजधानी का मतलब क्या होता है समझिएगा। राजधानी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? जिसमें जल का संचित करने का रहता है। ठीक है, यानी कोई भी सेल के अंदर जल को संचित करने के लिए जो वैका जो एक तरह से समझिएगा जो अंग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? राजधानी बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों में बिल्कुल समानता देखिएगा, इसमें झिल्ली पाया जाएगा, उसमें झिल्ली पाया जाएगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। इसमें गोल्जी बॉडी पाई जाएगी, उसमें भी गोल्जी बॉडी पाई जाएगी। इसमें भी केंद्रक पाया जाएगा, उसमें केंद्रक पाया जाएगा। तो भाई साहब, अंतर क्या हुआ? अंतर तो हुआ तीन ही चीज़ यार। पहला क्या हुआ? गोलाकार होता है तो कोई चौकोर होता है। अच्छा, इसमें राजधानी पाई जाती है किसमें? जंतु में। इसमें थोड़ी सी बड़ी पाई जाएगी राजधानी, क्योंकि पादप को जरूरत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन तो झिल्ली तो पहले बोल दी सब में पाया जाता है, लेकिन इसमें सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, समझ जाइएगा। इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, क्यों? क्योंकि वे चल सकते हैं, यानी मूविंग कर सकता है। कौन? जंतु कोशिका, पादप नहीं। पादप तो जैसे तैसे रहता है। ठीक है, तो उसके लिए फ्लैजिला चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल सही कोड। अब देखिए, आपको समझाने का तरीका समझाते हैं। कोशिका के लिए फ्लैजिला चाहिए,
लेकिन अमीबा अपना कैसे चलेगा या भोजन कैसे संग्रह करेगा, तो उसका कुड़पाद होता है। क्या होता है? कुड़पाद। जैसे यहाँ पर सपोर्टेड एक छोटा सा एकदम सेम ऐसी किसी भी साइज़ का होता है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, ठीक। ये धीरे धीरे क्या होता है, इस तरह से अगर कोई भोजन आ गया तो इस तरह से क्या करेगा, ऐसे टेढ़ा कर लेगा, यहाँ पर भोजन को क्या करेगा, फंसा लेगा। देखिए भोजन आ रहा है ना, इसको क्या करेगा, फंसा लिया, जिसको क्या बोलेंगे, कुड़पाद बोलेंगे, ठीक। अब पैरामीशियम भी होता है इसी तरह से, तो इसका सिलिया द्वारा होता है, यानी सिलिया द्वारा चलता फिरता है, ठीक है, याद रखिएगा। बैक्टीरिया क्या होता है, ये भी क्या होता है, कसाब द्वारा, ये भी कसाब द्वारा चलता है। तो सबके अलग अलग जो होती है, हम लोग किससे चलते हैं, तो पैर के द्वारा चलते हैं, तो उसी तरह से उनका भी मूविंग करने का कोई ना कोई एक अंग होता है उसके अंदर, एक कोशिका के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, कसाब बोलते हैं। बैक्टीरिया का, पैरामीशियम का सिलिया, अमीबा का कुड़पाद, कोशिका का फ्लैजिला। बाकी समझ रहे हैं, जितना भी तरह ये सब देख रहे हैं, सब क्या एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बिल्कुल। आगे समझिएगा, फिर कोशिका का प्रकार समझिएगा। कोशिका का प्रकार जब समझिएगा तो धीरे धीरे बातें आपको समझ में आती रहेगी। उसके बाद देखिए कोशिका का प्रकार क्या है, दो तरह का होता है, एक यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक। अब बात समझ में आता है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर क्या होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है वन सेलुलर जीव, यानी एक कोशिकीय जीव, यानी जो एक कोशिका से मिलकर बना होगा, ठीक है, एकदम एक कोशिका से, ठीक है। जबकि हम लोग क्या है, बहुत सारे कोशिका से। यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब तुम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है, क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। इसको बोलते हैं विकसित कोशिका। क्या बोलते हैं जी, विकसित कोशिका भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, विकसित कोशिका भी बोलते हैं। अब बात समझिएगा पहले बढ़िया से, जैसे उसमें समानता दिखते थे उसमें भी समानता, एकदम सेम पैटर्न पर आपको स्मार्ट वर्क दिया जा रहा है, ताकि आप क्या करें, इसको देखते साथ याद कर लें, ठीक है। अब देखो इस छोटे जीव में पाया जाएगा, छोटे जीव मतलब क्या होते हैं, जो एक कोश के जीव होते हैं। जो प्रकृतिक कोशिकाएं, जो जिसमें प्रैकैरियोटिक कोशिकाएं पाए जाएंगे, जैसे आपको अभी बताया बैक्टीरिया, जैसे आपको बताया पैरामीशियम, जैसे बताया जितने भी तरह के विषाणु हो गए, इस तरह क्या पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिएगा शोषण कहाँ होगा, तो शोषण इस समय क्या होगा, जीव धर्म में होगा। कहाँ होगा, जीव धर्म में। याद रखिएगा जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी। अच्छा, इनकी भित्ति किसकी बनी होगी, पेप्टिक ग्लाइकोन की बनी होगी। किसकी बनी होगी, फिर से बोलिए, पेप्टिक ग्लाइकोन, गुड। उस कोशिका भित्ति जो संरचना सुरक्षा का काम करती है। अच्छा, इसमें राइबोसोम कौन सा प्रकार पाया जाएगा, 70S। कौन सा, 70S, याद रखिएगा, 70S, ठीक है। अब वही बड़े जीव होते हैं जो हम लोग में आ जाएंगे। हम लोग में शोषण कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रियम। ऐसे नहीं बोलेगा शोषण फेफड़ा में होता है, लेकिन मेन रूप से माइटोकॉन्ड्रियम होता है, ठीक है, कोशिका के अंदर। उसके बाद देखिएगा भित्ति किसका बना होगा, तो सेलुलोज और पेप्टिन ग्लाइक किसका, पेप्टिन प्रोटीन का बना होता है। किसका, सेलुलोज का बना होता है। तो सेलुलोज किसका बना रहेगा, जितने भी तरह के पादप कोशिका भित्ति होती है उसका बना होगा। लेकिन पेप्टिन प्रोटीन किसका बना होगा, जो आम जो और हम लोग का बड़े बड़े जीव को होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे समझिएगा, राइबोसोम कितने, 80 प्रकार के किसमें पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में। और हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन किसमें पाए जाएंगे, बड़ी जीव में। अब सिंपल सी बात समझिएगा, हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है डीएनए को पैकिंग करके रखना, समेट के रखना, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए डीएनए, हिस्टोन नामक प्रोटीन किसमें पाए जाएंगे, बड़े जीव में, ठीक है। अब समानता क्या है, देखिए दोनों में सिलिया फ्लैजिला पाए जाएंगे। सिलिया फ्लैजिला की चलने के लिए जरूरी होता है, ठीक है, बड़े छोटे में, ठीक है। उसके बाद डीएनए तो दोनों में पाया जाएगा, सिंपल सी बात है। किसी किसी में नहीं पाए जाएंगे, लेकिन डीएनए रहते हैं, जीव द्रव भी रहते हैं और कोशिका भित्ति भी रहते हैं। तो ये चीज़ समानता होती है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम तीन चिंतन देख सकते हैं। पहला, राइबोसोम 70 80 इस प्रकार के शोषण, जीवद्रव और माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है, याद रखिएगा। छोटे जीवों में पाए जाएंगे जितने भी कोश के सेल होते हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक इसमें बड़े जीवों में पाए जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। यानी विकसित कोशिका में पाए जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल। उसके बाद देखिएगा, आगे समझिएगा। उसके बाद कुछ सेल के बारे में समझते हैं। सेल के बारे में समझने का मतलब होता है कि उनके बारे में कुछ फैक्ट समझते हैं। जीवित कोशिका की खोज लीवेन हॉक ने की थी। किसकी खोज की थी, लीवेन हॉक। फिर समझिएगा, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, लीवेन हॉक ने की थी। अच्छा, लीवेन हॉक एक ही चीज़ खोज नहीं किया था, वो स्पर्म की भी खोज किया था, स्पर्म सेल का खोज भी किया था। राइबोसोम सेल का भी खोज किया था और प्रोटोजोआ का सेल का भी खोज किया था। एक चीज़ का नहीं, तीन तीन चीज़, स्पर्म, आरबीसी और प्रोटोजोआ। उसके बाद समझिएगा, सेल जो होता है, मृत सेल को क्या बोलते हैं, नेफ्रोसिस बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर चीज़ नोट्स में आपको एक एक करके जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसको भी डाल दिया गया, ठीक है। अब मानव शरीर में मतलब हम लोग के शरीर में बताइए सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, ओवम, जो अस्त्री में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा।
अंडाणु जिसको बोलते हैं। लेकिन बताइए सबसे छोटा क्या होगा, तो सबसे छोटा हार्मोनी से मतलब यार कह सकते हैं मेल में होता है, यानी स्पर्म होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, लंबा। और बिगेस्ट मतलब बड़ा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो लंबा का मतलब होता है, लंबा सबसे बड़ा कौन है, केंद्रक, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर पूरा जंतु जगत थी, जीव जगत में बोला जाए तो कौन होगा, छोटा, सबसे छोटा होगा माइकोप्लाज्मा। कौन होगा, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा कौन होगा, स्टेज। कह भी सकते हैं। और स्टीज का जो अंडा होता है ना, उसको सबसे बड़ा कोशिका से बना होता है, ठीक है। और ऐसे भी कहा जाता है कि एक अंडा जो होता है कम से कम 13 से 14 लोग उसका आमलेट बनाते हैं, इतना बड़ा उसका अंडा होता है, ठीक। अब समझिएगा ब्लड। अब बताइए ब्लड में सबसे छोटा जो ब्लड सेल जो पाया जाता है वो आरबीसी का होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन किसमें, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए, देखिए सेल का प्रतिपादन या सिद्धांत किसने दिया, किसने बताया था सबसे पहले कि मानव जो शरीर जो बना हुआ है जो सेल से बना हुआ है, यानी कोशिका मानव शरीर का क्या है, इकाई को माना जाता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को बोला गया। किसने परिभाषित किया था, किसने, स्वीडन एवं स्वान ने, याद रखिएगा, किसने, स्वीडन एवं स्वान ने। अब बात बढ़िया समझिएगा, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली में क्या अंतर है, एकदम बारीकी समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले चलते हैं हम कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका भित्ति समझते हैं। कोशिका झिल्ली जो होता है जंतु और पादप दोनों पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन रूप से जंतु का मुद्दा है, तो जंतु कोशिका में पाया जाएगा, ठीक है। अब इसका खोजकर्ता कौन थे, नेगली। कौन थे, नेगेली, याद रखिएगा। उसके बाद अर्ध परागरम झिल्ली होता है। अर्ध परागरम का मतलब होता है कुछ वस्तुओं को जो होता है अंदर जाने देता है, मतलब जो मेन मेन चीज़ होते हैं, जो तथावश वस्तुएं होते हैं, मतलब होते हैं, उसको अंदर जाने देता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बाकी को बाहर ही रहने देता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसका ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड प्रोटीन का बना होता है। किसकी होती है, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अब कोशिका भित्ति मुद्दा समझिएगा। देखिए कोशिका भित्ति जो होता है ना, ये पेड़ पौधे में पाए जाएंगे, जितने भी पेड़ पौधे। आप बोलिएगा सर पेड़ पौधे में कवक भी हो सकता है, जीवाणु भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। जब कोशिका भित्ति बोला गया है कि पेड़ पौधे में पाया जाए तो कोशिका भित्ति पेड़ पौधे में पाए जाएंगे। लेकिन कोशिका झिल्ली किसमें, सिर्फ जंतु पाए जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कोशिका भित्ति जो होता है, जिसको पादप में जो होते हैं दोनों पाए जाएंगे। यानी जिसमें कोशिका भित्ति होगी, कन्फर्म रखिएगा, कोशिका झिल्ली होगी, एकदम कन्फर्म। यानी कह सकते हैं जैसे आप एक पॉलीथीन लेते हैं, अगर भारी सामान लाना होता है तो हम झोला का यूज़ करते हैं, तनी मनी सामान लाना होता है तो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब प्लास्टिक में रख लेते हैं, ज़्यादा देख रहे हैं फटने वाला तो उसके अंदर झोला में रख लेते हैं, ठीक है। उसी तरह समझिए कोशिका भित्ति झोला है, ठीक है। और कोशिका भित्ति क्या है, एक प्लास्टिक का काम करता है, ठीक। दोनों में ही अंतर है, करता है दोनों सुरक्षा का काम करता है। कोशिका भित्ति भी सुरक्षा काम करता है, कोशिका झिल्ली भी सुरक्षा काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सेलुलोज का बना होता है पादप में, ठीक है। पादप का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का। आज हमारे पास जो एक बुक्स दिख रहे हैं ये भी सेलुलोज का बना होता है, क्योंकि ये भी किसका बना है, पेड़ पौधे का बना हुआ है, तो ये भी सेलुलोज का बना हुआ है। मतलब जो भी आप देख रहे हैं किताब कॉपी जितना भी बनता है, ठीक है। अच्छा कवक का जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, कैटिन की बनी होती है। जीवाणु का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टोग्लाइकोन की, किसकी, पेप्टोग्लाइकोन, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे समझिएगा आप मेट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में आते हैं। तो मेट्रोकॉन्ड्रिया आखिर क्या है, ठीक है। मेट्रोकॉन्ड्रिया या उसको बोलते हैं सूत्रकनिका, सूत्रकनिका या मेट्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। सूत्रकनिका का खोज किसने किया था, तो अल्टमैन, ठीक है। नामांकन किसने दिया था, बिंडा, बंडा नहीं बोलना है, बिंडा, बिंडा। और खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। अब बात समझिए आगे। अच्छा मेट्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, श्वसन का क्रिया होता है, श्वसन यही होता है कोशिका के अंदर, कहाँ होता है श्वसन, तो मेट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी ऑक्सी श्वसन होता है, ठीक है। अच्छा इसमें विभाजन की प्रक्रिया समझिएगा पहले। विभाजन की प्रक्रिया कैसी है, तो विखंडन प्रक्रिया, यानी विभाजन का जब चरणों में पढ़ते हैं तो उसमें विखंडन एक प्रक्रिया आती है, वो कौन सा होता है, मेट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। अच्छा आप समझिएगा। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स नामक एक वैज्ञानिक ने बताया था कि क्रेब्स चक्र चलने के बाद जितने भी होते हैं एटीपी तथा ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है, तो कह सकते हैं श्वसन के दौरान जो बनता है ग्लूकोज वही क्या होता है एटीपी में, यानी 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज का क्या होता है, कण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा उसके बाद देखिएगा इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल कहा जाता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी एनर्जी का प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा इसकी आंतरिक जो दीवारें होती है क्रिस्टी की बनी होती है, किसकी बनी होती है, क्रिस्टी की, दृष्टि नहीं बोल रहे हैं, क्रिस्टी की बनी होती है, ठीक है। आगे समझिएगा फिर
गोल्जी बॉडी जो है ये सब क्या है, गोल्जी बॉडी, सूत्रकनिका या फिर मिटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं, या फिर कोशिका भित्ति, कोशिका जी, ये सब क्या है, कोशिकांग है किसका, सेल का, यानी सेल के अंदर जो अलग अलग काम करने वाले होते हैं, ठीक है। अब समझिएगा गोल्जी बॉडी, देखिए गोल्जी बॉडी खोज करता है खुद गोल्जी है, इन्हीं के नाम से है। ऐसे तो इसका तारकाय बोल सकते हैं। अब सुनिए, कोशिका भित्ति या लाइसोसोम का जो निर्माण होता है कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है, गोल्जी बॉडी। अच्छा, इसको पुलिसमैन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि या ले आने वाने का काम करता है, यानी पैकिंग का, श्रावण का, स्टोरेज का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पुलिसमैन, यानी यातायात का प्रबंधक भी बोल सकते हैं, ठीक है। याद समझिएगा, जहाँ पर पैकिंग होगा, जहाँ पर निर्माण होगा, श्रावण होगा, वहाँ पर क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का भी निर्माण होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कहाँ होता है, तो गोल्जी बॉडी। पूछेगा कोशिका भित्ति लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो गोल्जी बॉडी में एक कोशिकांग होता है, ठीक है। देखिए, जीव द्रव जो होते हैं ना, जीव द्रव को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। देखिए शॉर्टकट में लिखा हुआ प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब होता है द्रव, यहाँ द्रव का मतलब प्लाज्म समझिएगा, ठीक है। जब सेल चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म दो तरह का होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म होता है, एक होता है निक्लोप्लाज्म होता है, ठीक है। क्या होता है, एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है केंद्रक द्रव, और दोनों किस में आता है, तो जीव द्रव में आता है, ठीक है। आपका जीव द्रव जो बना हुआ है 80 से 90% किसका बना हुआ है, जल का। फिर से बोलिए, 80 से 90% किसका बना होता है, जल का, ठीक है। 1% या 10% इसलिए कि 1% अगर मान लीजिए किसी को 1% जल की कमी हो जाए शरीर में तो उसको प्यास लगती है, 10% जल में कमी हो जाए तो क्या होगी, मौत हो जाएगी, ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद समझिएगा कोशिका द्रव जो होता है, ये सब देखिए जीव द्रव का काम क्या है समझिए पहले। जीव द्रव इसलिए जरूरी है ना, मतलब सबको जो समझिए, आप एक बाल्टी में रखिए कोई चीज़, बहुत सारा चीज़ सामान, आप कह सकते हैं गिलास रख दीजिए, थाली लोटा सब रख दीजिए, ठीक है। तो उसमें अगर हल्का सा भी अगर बिना पानी करेगा तो आवाज़ करेगा, लेकिन अगर उसमें पानी भर देते हैं तो जहाँ तहाँ क्या होगा, कुछ तैरता रहेगा, कुछ नीचे चला जाएगा, तो आगे पीछे होगा तो उतना क्या आवाज़ नहीं करेगा। तो कहने का मतलब वही काम करता है किसमें, सेल में भी काम करता है कोशिका द्रव, ठीक है। जीव द्रव, अब जिसमें कोशिका द्रव रहेगा, जिसमें कोशिका के अंदर रहेगा और केंद्रक के अंदर रहेगा, तो केंद्रक द्रव वो कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिल्कुल कोई अंतर तो है नहीं। अब कोशिका द्रव में कार्बनिक की इकाइयाँ जो होती है दोनों 19 अनुपात क्या होता है, 81 होती है, ठीक है। 19 अनुपात 81, 81 लिखा हुआ है, ठीक। अब समझिएगा आगे, ठीक है। अब बिल्कुल समझिएगा राइबोसोम के काम। राइबोसोम राइबोसोम जो होता है ना, राइबोसोम शरीर का सबसे, कोशिका का सबसे छोटा अंग है, ठीक है। इसका नामकरण किसने दिया था, तो रॉबर्ट ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट, ठीक है। लेकिन खोजकर्ता कौन है, पैलेड, ठीक है, याद रखिएगा। ये सबसे छोटा अंग है शरीर का। फिर गलत बोल रहे हैं, शरीर का नहीं, कोशिकांग का, यानी कोशिका का सबसे छोटा अंग है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोटीन का निर्माण जो होता है राइबोसोम में होता है। 70 या 80 प्रकार का जो विकसित कोशिका होते हैं उसमें 80 और 70 जिसमें अविकसित होते हैं। वायरस में क्या पाया जाएगा, जीवाणु क्या पाया जाएगा, 70 का पाया जाएगा। तो इस तरह का प्रोटीन जो निर्माण होता है ना, टाइप टाइप का, वो राइबोसोम ही करता है। कौन करेगा, राइबोसोम करेगा, ठीक। तो इसको बढ़िया से समझिए, ठीक है। आगे समझिएगा, देखिए तारकाय का मतलब होता है सेंट्रोसोम, ठीक है। तारकाय का मतलब होता है सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम का काम क्या है समझिएगा, सेंट्रोसोम का काम है सिर्फ दिमाग में समझिएगा, विभाजन करना। क्या करना, विभाजन करना। इसका खोजकर्ता कौन है, बोवेरी, बाबा ने बोवेरी, ठीक है। अब कोशिका विभाजन का कार्य देखिएगा, सबसे ज़्यादा कोशिका जो होता है लीवर में होता है विभाजन, और सबसे कम का होता है मस्तिष्क में, ठीक है। मस्तिष्क में सबसे क्या होता है, कम। लेकिन फिर भी देखिएगा इसीलिए मस्तिष्क में विभाजन के कम होने की वजह से क्या करता है, सरकार क्या करता है, हेमरेज की जरूरत पड़ती है, यानी मस्तिष्क में, ठीक है। कि माथा में अगर कहीं ज़बरदस्त चोट लग गया, अंदर फूट गया, तो वो जल्दी सेल क्या होगा, कवर नहीं कर पाता है। ऐसे स्थिति में फिर भी आप देखिए माथा वाथा फूटता है हल्का फुल्का, तो आप देखिए ठीक हो जाता है, उसमें भर जाता है। तो 90% जो होता है ना वो न्यूक्लियस सेल से बना होता है, जो एक बार जन्म लेने के बाद दोबारा क्या होता है, वो सेल नहीं बनता है। और 10% जो होता है गिलियल नामक सेल से बना होता है, वही जो होता है कभी टूटने फूटने की वजह से, यानी शरीर में कुछ चोट लग जाए अस्कल के ऊपर वगैरह, तो क्या करता है, वही भरने काम करता है, ठीक है। तो समझिएगा सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, लीवर में अगर चाकू भी मार भी दिया जाए तो क्या होगा, वो अपने से कवर कर लेगा, यानी
क्या कर लेगा, अपने क्षतिपूर्ति कर लेता है, ठीक है, लीवर। कोश ये सेंट्रोसोम किस में पाया जाएगा, तो जंतु कोशिका में। किस में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में। या तो पादप कोशिका में कैसे कोशिका विभाजन होगा, उसके लिए क्या चाहिए, सेल प्लेट। क्या चाहिए जी, सेल प्लेट। क्वेश्चन तो हो सकता है ना, इसलिए कि पादप में क्या होता है, सेल प्लेट द्वारा कोशिका विभाजन होता है, और हम लोग में सेंट्रोसोम द्वारा। गुड, आगे समझिएगा। अब तारक के अंदर एक या दो कण रचना जो संरचना वाले जो पाए जाएंगे उसको बोलते हैं सेंट्रियोल, ठीक, क्या बोल देंगे, सेंट्रियोल। एक से दो कण जैसे रचना पाए जाएंगे, ठीक है, तारकाय के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, कण जैसा रहता है, उसको सेंट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, इसमें समझिएगा, समसूत्री विभाजन के समय ध्रुव का निर्माण करता है। ध्रुव मतलब पोल का निर्माण करता है, याद रखिएगा, ठीक है। किसका निर्माण करता है, कौन, सेंट्रोसोम, ठीक। तो दोनों मंत्र समझ में आ गए। अब आइए लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के बारे में क्या पढ़ना है, देखिए, लाइसोसोम का खोज करता है डी डुबे है, ठीक है, याद रखिएगा। लाइसोसोम जो शरीर के अंदर क्या करता है, पाचन करने का काम करता है। पाचन का मतलब, मान लीजिए शरीर का कोई कोशिकांग काम करना बंद कर रहा है तो क्या करेगा, वो अपना जल घटक निकालेगा, उस पर छिड़क देगा, वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब एटम बम का, यानी अगर मान लीजिए सेल कोई ख़राब होने वाला है, कोई काम नहीं कर रहा है सही ढंग से, तो क्या करेगा, उसमें अपना एंजाइम निकालेगा, उसको भड़का देगा, और उसके बाद क्या होगी, वो सेल क्या होगी, क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि कोई अलग सेल हो जाता है, वही सेल जिसमें प्रॉब्लम होता है, वो अलग सेल को नुकसान नहीं करता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ऐसा क्या होता है, आरबीसी में सेल में लाइसोसोम पाया नहीं जाता है। ऐसे अवस्था में क्या करता है, जाकर पीलिया में कब्रग्राह, यानी पीलिया में जाके क्या होता है, वो नष्ट होता है। अगर उसके पास लाइसोसोम होता तो क्यों जाता है पीलिया में, स्प्लीन में जाने की जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। आगे समझिएगा फिर। बस इसमें बहुत सारे एंजाइम पाया जाएगा, हाइड्रोलाइसिस, लाइपेस या प्रोटोएज, इस तरह से एंजाइम पाए जाएंगे, जिसमें जल अपघटक एंजाइम हाइड्रोलाइपेस ही बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए आप केंद्रक के बारे में देखिए। केंद्रक का मतलब तो इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। अच्छा, इसका अध्ययन क्या कराता है, कैरियोनिसिस कहलाता है। क्या कहता है, कैरियोनिसिस। क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए हम एक्स्ट्रा जुड़े हैं। अब आगे समझिएगा। 80% जो होता है प्रोटीन का बना होता है, और 10% किसका होता है, डीएनए का बना होता है। तो बचा 10% तो अलग अलग तत्वों का बना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 80% किसका बनता है, प्रोटीन का बनाता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक जिसको बोलते हैं। देखिए, केंद्रक को खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन, 1853 ईस्वी में खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा, कोशिका का प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट ऑफ सेल भी बोला जाता है इसको, कोशिका का दिमाग बोला जाता है, जिससे आप कैसे मैनेजिंग डायरेक्टर को रखते हैं कोई भी तरह का बड़े बड़े कार्यक्रम के लिए। तो समझिएगा, मेन हेड जो है यानी कोशिका का दिमाग जो है न्यूक्लियस होता है। कितना कम करना है, कितना ज़्यादा जिसको ज़रूरत है, किसको ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ को ज़्यादा ज़रूरत है, कम ज़रूरत है, किसको मतलब बैलेंस करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद समझिएगा, जब केंद्र का विभाजन स्टार्ट होता है ना, तो ये केंद्रिका होता है, केंद्रिका से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन पूछ चुका है, केंद्र का विभाजन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो केंद्रिका से, ठीक है। आगे समझिए, रसधानी। रसधानी का मतलब वैकल्स। देखिए, हम अपने जैविक जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में 65 से 70%, 60 से 65% क्या पाया जाता है, जल। तो भाई साहब, जल जाता कहाँ है, ऐसा थोड़ी है कि हमारे शरीर में कोई थोड़ा थोड़ा भोग भाग देगा तो उसमें जल निकलने लगेगा, ऐसा तो है नहीं सकता है। तो ऐसे स्थिति में हर सेल में, जितने भी सेल हमारे लाखों करोड़ों अरबों पाए जाएंगे, उसमें हर सेल में क्या होते हैं, एक रसधानी होता है यानी वैकल्स होता है, ठीक है। और वैकल्स में क्या पाया जाएगा, जल पाया जाएगा, ठीक, उसी के अंदर रहता है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा, अब बात आती है कि पादप में बड़ा और जंतु में छोटा होता है। जंतु में छोटा होता है, पादप में जरूरत रहती है ज़्यादा की इसलिए जंतु में क्या होता है, पादप में क्या होता है, बड़ा होता है, जंतु में क्या होता है, ये छोटा होता है। अच्छा, ये एक झिल्ली का बना होता है, सिर्फ एक झिल्ली का बना होता है, जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। तो एक झिल्ली का बना होता है मेन रूप से, ठीक है, याद रखिएगा। आगे समझते हैं जी लवक के बारे में। किसके बारे में, लवक। लवक का मतलब होता है प्लास्टिड। प्लास्टिक मतलब नहीं सामान वाला आते हैं वो नहीं, प्लास्टिड है, TID है, ठीक है। इसका खोज करता है कौन है, सिंपलर। यह पादप का सबसे बड़ा अंग है, फिर समझिएगा, यह पादप का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है, याद रखिएगा। और जंतु में सबसे बड़ा अंग बोलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, लवक 3 प्रकार का होता है, जिससे कि हर जगह लवक रहेगा। हरित तो हरी, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ प्लास्ट लगा हुआ है, लीकोप्लास्ट तो यहाँ भी प्लास्ट लिखा हुआ है, यहाँ देखिए क्रोमोप्लास्ट। तो प्लास्ट का मतलब होता है लवक, ठीक समझिएगा। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है जो हरित लवक जिसको बोलते हैं, ये भोजन का निर्माण करता है, यानी कि जो भी प्रकाश संश्लेषण होता है हरित लवक के कारण होता है, ठीक है। यानी भोजन का निर्माण किसके कारण होता है, हरित लवक में। यह तने और पत्ती दोनों में उपस्थित होता है, यानी तना जो हरा होता है उसमें भी होगा,
यानी जो भी ग्रीन होगा, पत्ती हरा होगा तो उसमें भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अवर्णित प्लवक समझिएगा। अवर्णित प्लवक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। या देखिए बनाएगा तो उसके बाद संग्रह तो भी करना चाहिए भोजन को, तो कौन करेगा? ल्यूकोप्लास्ट। बिल्कुल बिल्कुल गुड। यह कहाँ पाया जाएगा? जड़ और तना में, यानी जड़ में भोजन का संग्रह किया जा सकता है, तना में, यानी ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाएंगे? तो जड़ और तना दोनों में। ठीक है, अब आइए समझिएगा वर्णिक प्लवक। वर्णिक प्लवक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये सिर्फ रंग प्रदान करता है, यानी जो भी आप समझ सकते हैं, जितने फल होते हैं अलग अलग तरह के, जितने भी तरह के ठीक होते हैं, जितने फल आप देख रहे हैं जैसे कि टमाटर, मटर, गाजर या फिर फलों का पीला रंग, ये सब किसके कारण? वर्णिक प्लवक के कारण। तो कुछ कुछ इसमें दिया गया, टमाटर मटर का लाइकोपीन के कारण, गाजर कैरोटीन के कारण, और फलों का पीला रंग किसके कारण? ज़ैंथोफिल के कारण। जितने भी तरह के देख रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद समझिएगा, हम आज समझते हैं क्रोमोसोम के बारे में। देखिए हमारे शरीर में जो होता है ना, सब चीज़ जुड़ा जुड़ा है, हाथ गोड़ पैर सब तो जुड़ा जुड़ा है, नाक भी जुड़ा जुड़ा है, ठीक है, कान भी जुड़ा जुड़ा है, ठीक है। यदि कान से 70 से 80% जुड़ा है, तो क्रोमोसोम भी क्या होते हैं? 23 जुड़े पाए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। हम हर चीज़ को जुड़े में पाए जाते हैं। अच्छा, इसकी खोज करता कौन है? बॉल्डेयर। किसके? बॉल्डेयर। अच्छा, इसके ऊपरी भाग जो होते हैं ना, इसको ऊपरी भाग यानी क्रोमोसोम के सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं? देखिए ऊपरी वाले भाग क्या बोलते हैं? सेटेलाइट। मध्य वाले भाग को क्या बोलेंगे? मध्य वाले भाग को सेंट्रोमियर बोलेंगे, और धागे नुमा संरचना को क्रोमोनोमीटा बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें सारा पूछा गया, इसलिए हम लिख दिए साइड में। ठीक है, अब समझिएगा मेल और फीमेल में 44+2 और 44+2 क्यों होता है? देखिएगा हमारे शरीर में तो जितना भी तरह का, मेन रूप से समझिएगा, पूर्ण रूप से 70 से 80% से प्लस तो मादा या फिर नर में देखा जाए दोनों एक जैसा शरीर बना होता है। मात्र 10 से 20% जो अलग अलग संरचना जो देखने को मिलती है, यही दो गो जो अलग अलग क्रोमोसोम पाया जाता है उसी के कारण होता है। यानी यही दो गो जो होता है अलग संरचना प्रदान करता है इसी के कारण। ठीक है, तो मेल और फीमेल में अंतर होता है, यानी फीमेल मेल में जो होता है एक्स वाई पाया जाएगा, और फीमेल में क्या पाया जाएगा? एक्स एक्स पाया जाएगा। यानी 44 तक तो हम लोग का सेम होता है, ये दो गो लास्ट में जो होता है ना, जिसमें जनन कोशिका के रूप में जाना जाता है, यानी जनन कोशिका में कौन भाग लेगा? तो यही क्रोमोसोम दोनों भाग लेता है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल समझिएगा। ठीक है, यानी जनन के समय, ठीक है, दो क्रोमोसोम एक्स वाई और एक्स एक्स, फीमेल में एक्स एक्स और एक्स वाई मेल में। ठीक है, इसलिए हम लोग के क्या करता है, हम जनन अथी मादा और नर में अलग कर देता है। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, ये है क्रोमोसोम। अरे क्रोमोसोम तो इस तरह से होता है, इसी को हम ढंग से लिख दिए। अब इसको यहाँ से खींच के लाएंगे तो डीएनए बन जाएगा, और इसको और कस से खींच देंगे तो क्या बन जाएगा? जीन बन जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। जीन का काम जो आगे हम बताएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो होता है डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए, देखिए इसकी चर्चा बेहतरीन से करेंगे, बस बारीकी से सुनते रहिए, समझ में आ जाएगी बात, हर एक बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं क्योंकि माइक नहीं, प्लस दूसरी बात है वो पैसेंस नहीं है, वो धीरे धीरे आता है हर चीज़, एक वहीं तो कोई आ नहीं सकता है, तो वो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे और प्लेटफॉर्म पकड़ रही है तो वो आ जाएगी। ठीक है, अब समझिए मेरी बात बढ़िया से। न्यूक्लिक एसिड में आरएनए डीएनए दोनों पाया जाता है, अभी मैं पहले बता चुका हूँ, डीएनए लगभग 80% से बना हुआ है। तो देखिएगा डीएनए और जो होता है वो आपको हिस्टोन नामक प्रोटीन से बना होता है, इसकी खोजकर्ता वाटसन एवं क्रिक थे। ठीक है, अच्छा, इसको अवलोकन सबसे पहली बार कॉनबर्ग ने किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे पहले दोहरी संरचना जो डीएनए में देख रहे हैं हम, दोहरी संरचना, इसको किसने बताया था? दोहरी संरचना किसने बताया था? समझिएगा, वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। किसने बताया था जी? वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल, वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। अवलोकन किसने किया था? कॉनबर्ग और वाटसन एवं क्रिक ने खोज की थी, और दोहरी संरचना भी बताए थे। लेकिन समझावे वाला काम क्या करथिन? तो कोई भारतीय नहीं करते, सब तो लिख ला देता है, लेकिन भारतीय वाला कोई काम करता है समझाने के लिए, इसको खुराना किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ये डबल हेलिक्स संरचना किसने समझाया था? तो खुराना ने समझाया था। देखिए डीएनए का जो डबल हेलिक्स संरचना होता है, इसमें देखिएगा डीएनए एक ही चीज में नहीं पाया जाएगा, केंद्रक में पाया जाएगा, हरित लवक में पाया जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों चीज में पाया जाएगा। फिर समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक, तीनों चीज में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए। अब देखिए बिल्कुल बढ़िया समझिएगा, पहले थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद डीएनए के बेस्ट, मतलब डीएनए की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इसके बारे में अलग से पढ़ते हैं। खोज करता है वाटसन एवं ऑर्थर। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, सिंगल हेलिक्स संरचना होता है, सिंगल, डबल नहीं, सिंगल, डबल तो हो जाएगा डीएनए, आरएनए क्या हो जाएगा? सिंगल। इसलिए दिक्कत होता है इसके कोड जानने में। ठीक है, इसलिए बहुत मुश्किल से कोरोना वायरस का अथी कह सकते हैं उसका वैक्सीन निकला। अब देखिएगा
डीएनए के बारे में बढ़िया समझिए, एकदम बारीकी समझिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। डीएनए में देखिएगा न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट होता है, ठीक है। ये दो तरह का होता है, एक न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड होता है और एक होता है फॉस्फेट। अब क्या समझने की चीज़ है, फॉस्फेट एक मेटल होता है, ठीक है। फॉस्फेट एक मेटल, यानी कौन सा धातु पाया जाएगा, तो धातु बोल देंगे तो क्या होगा, मेटल। मतलब मेटल में बोल सकते हैं क्या पाया जाएगा, फॉस्फेट, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड में जो होता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट दो तरह का होता है, अलग अलग डीएनए उसमें पाए जाएंगे। अब न्यूक्लियोसाइड में डीऑक्सी राइबो शुगर होगा और नाइट्रोजन बेस होगा, ठीक है। तो तीन चीज़ आपसे जैसे क्वेश्चन पूछे कि डीएनए में बताइएगा शुगर कौन सा पाया जाएगा, तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, डीऑक्सी राइबो शुगर। लेकिन अगर बोल जाए बेस कौन सा पाया जाता है, तो नाइट्रोजन बेस, क्या बोलेगा, नाइट्रोजन बेस। लेकिन आपसे पूछा जाए कौन सा तत्व पाया जाएगा, तो फॉस्फेट, क्या बोलिएगा, फॉस्फेट, ठीक है, डीएनए में। अब देखिएगा नाइट्रोजन बेस भी देखिएगा दो तरह का होता है, जो सबसे जो आरएनए डीएनए को फंसाने से अलग करता है, समझिएगा। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरोडिन, ठीक है, दो अलग अलग होता है। अब प्यूरिन में कौन आएगा, एडेनिन आएगा, गुआनिन आएगा, कौन सा आएगा, एडेनिन या गुआनिन, एजी, एडेनिन गुआनिन। जैसे बोलेंगे एजी मतलब प्यूरिन से पियाजी, एजी हो जाएगा, पियाजी एजी, इधर सुनिए ना, तो एडेनिन और गुआनिन हो जाएगा, ठीक है, प्यूरिन से। और पायरोनिन थोड़ा बड़ा है तो इसमें तीन जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा, थाइमिन आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तीनों चीज़ आ जाएगा, ठीक। तो नाइट्रोजन बेस पूछ चुका है कि बताइए कौन कौन सा क्षार पाया जाता है। क्षार दो तरह का होता है, एक प्यूरिन एक पायरोडोमिन, किस में, डीएनए के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए समझिएगा, एक होता है, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड से बने होते हैं, लेकिन डबल और ट्रिपल दोनों होते हैं। जो डबल बोलेगा तो एन टी, एडेनिन, और किस में, टी से क्या बोल देंगे, अभी तो बोले थायमिन, ठीक है, याद रखिएगा। और जी से ग्वानिन, बिल्कुल सही। और सी से साइटोसिन, बिल्कुल सही। यानी जीसी में रहेगा तीन गो, एटी में रहेगा दो गो, आंटी जैसन। तो एटी से आंटी और जेसी से जेसी तो एटी से डबल ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। पूछता है कौन सा बंधन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहता है, बंधे रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद समझिएगा, देखिए बिल्कुल समझिए बढ़िया से, यहाँ पर ही देखिए शुगर जो अभी तो बताए थे, शुगर, शुगर बोलेगा डीएनए में कौन शुगर रहेगा, डीऑक्सी राइबो। आरएनए में कौन सा रहेगा, सिर्फ राइबो। तो राइबो शुगर किस में, आरएनए में। डीएनए में कौन सा शुगर, डीऑक्सी राइबो, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात समझिएगा, डबल हेलिक्स संरचना जो होती है उसकी जो इसके ऊपरी वाले सतह को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और जहाँ पर दोनों एक मुड़ता है उसको बोलते हैं क्रोमैटिन, क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। जिसका खोज करता कौन है, फ्लेमिंग। यानी कह सकते हैं किसी एक अगर एक सिंगल हेलिक्स को ले लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। और जहाँ दोनों एक दूसरे से मिलता है उसको बोलेंगे क्रोमैटिन, मतलब टेढ़ा जैसा एक दूसरे से जहाँ जुड़ाव होता है उसको क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन, क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन। अब देखिएगा जितना भी आप देख रहे हैं आंटी जैसन जो भी चीज़ देख रहे हैं, एटी जैसे जो भी लिखे हैं, जो भी बेस होता है, क्षारीय बेस जो सूचना प्रसारण कर, सूचना का, ए टी हो गया, जे सी हो गया, इस तरह से क्या होते हैं, जे टी ए टी, इस तरह से क्या होते हैं, बेस जो होते हैं कि डीएनए के अंदर क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। अच्छा इसका काम क्या होता है पता है, डीएनए का, डीएनए क्या करता है, हमारी सूचनाओं को क्या करता है, संग्रह करने का काम करता है। जैसे अगर मान लीजिए हम अगला संतति जो उत्पन्न होने वाले उसको चार पैर होना चाहिए, सॉरी दो पैर होना चाहिए, दो आँखें होनी चाहिए, दो कान होनी चाहिए, ये सब कौन इन्फॉर्मेशन रखता है, डीएनए रखता होगा। और डीएनए के अंदर कौन सा नाइट्रो बेसिस सब वगैरह जो होता है, इसको क्या करता है, अपने इन्फॉर्मेशन को रखे रखता है, जो आगे आने वाला संतति क्या करता है उसी तरह से तैयार करता है। अगर गलती से उल्टा पुल्टा हो गया डीएनए में, यानी ठीक है समझिएगा, डीएनए में अगर ऐसा हो गया तो समझिए क्या होगा, आने वाला संतति में किसी का पूछ निकल जाएगा, तो किसी का तीन आँख हो जाता है, तो किसी का कुछ हो जाता है, तो ऐसे क्या होगा, डीएनए डिफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सूचना मतलब उल्टा पुल्टा मिल जाता है। ऐसे स्थिति में जो होता है 5 अंगुली होना चाहिए 6 अंगुली हो जाता है, 4 अंगुली हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब क्या इन्फॉर्मेशन का काम रखने का काम करता है, ठीक है, डीएनए में। आगे समझिएगा बिल्कुल। उसके बाद तो आपको बता दी, अच्छा दोनों डीएनए आरएनए में कौन सा बेस अलग करता है, देखिएगा डीएन आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है, यूरासिल पाया जाएगा। लेकिन अगर डी थायमिन पाया जाएगा, थायमिन, पर यूरासिल यूरासिल नहीं पाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यही दोनों को अंतर करता है। यूरासिल किस में पाया जाएगा, आरएनए में, ठीक है, लिखा हुआ बिल्कुल है, समझिएगा। आरएनए का काम क्या, प्रोटीन को बनाना। जो देखिए आगे, देखिए बिल्कुल आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, किसका काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। अब देखिएगा आरएनए भी तीन तरह का होता है, एम आर एन ए, टी आर एन ए, आर एन ए। देखिए एम आर एन ए काम क्या करना है, पहचानता है,
ठीक है, पहचानने का काम करता है। टीआरएनए परिवहन करने का काम करता है, यानी पहचानता है कि कौन सा प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, यानी आरएनए काम एमआरएनए काम क्या है, मैसेंजर करने का, यानी कि ठीक है मैसेज करने का काम है, पहचानने का काम होता है। टीआरएनए का परिवहन, जो बना प्रोटीन उसको क्या किया, मतलब परिवहन करने का काम करता है, उसको लाने का, पहचान लिया चलो उसको पकड़ के ले आओ, तो लाने कम कौन करेगा, टीआरएनए। और आरएनए क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है, तो प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा, यानी जो अपना तत्व जो होते हैं, यानी कि पोषक चीज़ों को यानी आरएनए तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, टीआरएनए। और टीआरएनए को कौन देगा, एमआरएनए। ठीक है, याद रखिएगा। तो तीनों तीन तरह का समझ में आ गया बिल्कुल। अब देखिएगा डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समझिएगा बिल्कुल बढ़िया से। तो देखिए डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोले, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर बोला जाए आरएनए से डीएनए बनाना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर बोला जाए आरएनए से प्रोटीन बनाना है तो क्या बोले, ट्रांसलेशन। लेकिन आप बताइए डीएनए से डीएनए बनाना हो तो रिप्लिकेशन। ऐसा जो होता है मेथड जो होता है लैब के अंदर चला जाता है। ठीक है, समझिएगा। तो समझ में आ गया, डीएनए से आरएनए बोलेगा ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बोलना है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से बोलना है प्रोटीन तो ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए बोलना है तो रिप्लिकेशन। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद समझिएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। देखिए समझिएगा, अंत प्रदप जलिका किसको बोलते हैं, इसको देखिए शरीर का यानी कोशिका के क्या बोल सकते हैं पता है, कोशिका का बोलते हैं आंतरिक कंकाल बोलते हैं। जैसे हमारा रीढ़ का हड्डी होता है ना, उसी तरह रीढ़ का हड्डी समझिए इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। यह कोशिका के अंदर अनुवांशिक पदार्थों को ले जाता है, अनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का काम करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इसमें दो चीज का निर्माण होता है, समझिए पहले बढ़िया से। ये आप देख रहे हैं इस तरह संरचना पाई जाती है, एक तरफ स्मूथ होता है, एक तरफ राइबोसोम के कारण क्या होता है, रफ हो जाता है। राइबोसोम के कारण क्या होता है, इस खुरदरा टाइप हो जाता है। ठीक है, समझिएगा। अब यह सार का मतलब स्मूथ रेटिकुलम, यह क्या होता है, क्या देखिए इसमें एक तरह से हार्मोन पाया जाएगा जिसका नाम है स्टेराइडल हार्मोन। क्या बोलेंगे, स्टेराइडल हार्मोन। अब इसमें देखिएगा स्मूथ रेटिकुलम में वसा और लिपिड का निर्माण होता है, किसका, फिर से बोलिए, वसा लिपिड को, बिल्कुल गुड। लेकिन रफ रेटिकुलम हार्मोन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हार्मोन रफ एंडोप्लाज्मिक में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है और रुखरा पाया जाएगा। रुखरा किस लिए पाया जाएगा ये बताया, राइबोसोम की वजह से, क्योंकि राइबोसोम पाया जाएगा तो रुखरा होगा। ठीक है, अब समझिएगा आगे। अब सेल डिवीजन समझिएगा, सेल डिवीजन देखिएगा, सेल डिवीजन को 1855 में पता लगाया था, किसके द्वारा, बिरचाओ के द्वारा। ये सबसे अधिक कहाँ होगा, लीवर बोल चुके हैं। ठीक है, सबसे कम कहाँ होगा, कहीं बोल चुके हैं, केंद्रक में होता है। ठीक है, जो आपका मस्तिष्क आपको उदाहरण दे चुके हैं। ठीक है, तो समझिएगा आगे क्या है। अब देखिए समझिएगा जो सेल विभाजन होगा उसको बोलते हैं मदर सेल, और जो बना उसको बोलेंगे डॉटर सेल। फर्स्ट समझ में आ रहा है बिल्कुल, हाँ। जो सेल में विभाजन होगा उसको बोलेंगे मदर सेल, और जो विभाजन होके बना उसको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। अब देखिएगा सेल तीन तरह का विभाजन होता है, एक असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। असूत्री बोलते हैं एमोटिसिस, समसूत्री बोलते हैं मायोसिस, और असूत्री बोलते हैं म्यूसिस। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, तीनों को तीनों अलग अलग नाम है। अब देखिए समझिएगा असूत्री जो होता है, असूत्री विभाजन जो होगा, सब जितनी भी तरह एक कोशिकीय जीव जितनी भी तरह देख लीजिएगा, यानी कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। आपके सामने जीवाणु आ जाए, आपके सामने अमीबा आ जाए, आपके सामने शैवाल आ जाए, आपके सामने जीव विषाणु आ जाए, सब में क्या असूत्री विभाजन होगा, क्योंकि एक सेल होता है उसमें। अरे समसूत्री विभाजन किस में होगा, समसूत्री विभाजन जो होता है कायिक विभाजन। कायिक में समझते हैं शरीर, यानी आपके कट फूट गया, मुंह कंटू टट गया, कहने का मतलब कहूँ पे छिला गया, गिर गए, तो सब चीज़ें जो होती है फिर से वहाँ पर देखिए खुराटी पड़ जाता है, तो वो सब यानी कायिक का विभाजन जो भी तरह का होता है, टूटा फूटा अंगों का मरम्मत कौन सा प्रक्रिया द्वारा, समसूत्री विभाजन, बिल्कुल सही है। इसका खोजकर्ता कौन है, फ्लेमिंग। असूत्री समझिए, असूत्री हाँ जनन कोशिका होता है, बिल्कुल सही। यानी जनन कोशिका के विभाजन करने का काम जो होता है किसमें, असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, यानी कोई भी संतति उत्पन्न होती है किस किस विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री द्वारा। ठीक है, यानी जनन कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिका क्या होता है, तो वही लिखा है था ना, 44+XY और 44+XX, तो उसमें XY या XX में क्या होगा, असूत्री विभाजन, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका नामकरण किसने दिया था, फॉरमन एवं मूरे ने, यूरे, फॉरमन एवं यूरे, मूरे बोलते हैं, यूरे नहीं मूरे लिखा हुआ है। अब खोजकर्ता कौन है, बीच में, कौन खोजकर्ता कौन है, बीच में। ठीक है, याद रखिए।
देखिए, असूत्री जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है असूत्री फर्स्ट, असूत्री सेकेंड होता है। देखिए, असूत्री में भी चार अवस्था होता है, चार अवस्था होता है असूत्री में। असूत्री के फर्स्ट और सेकेंड स्टेज दो तरह का होता है। तो इसमें चार अवस्था में देखिए, इसमें आधे रहने के कारण जो होता है इसको बोलते हैं न्यूनीकरण विभाजन। यानी पूरा फोर डिवीजन होने के बाद पूरा जो चार अवस्था हो जाने के कारण भी आधे रह जाता है, उसको बोलते हैं न्यूनीकरण विभाजन असूत्री में। ठीक है, जो आपको बता दिया जनन कोशिका में होता है। और लास्ट जो होता है असूत्री सेकेंड में पूर्ण विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह के आप मेनू से समझिएगा, ज़्यादा इसको डीपली जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, फिर आपको ट्वेल्थ की ज़रूरत पड़ जाएगी, आप जब नीट उट की तैयारी कीजिएगा तो इसके लिए ज़रूरी है, ज़्यादा गहराई ज़रूरत है नहीं। वैसे समसूत्री सुनने का 5 चरण होता है कि देखिए, तो 5 तरह का होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज, टेलाफेज। एक और होता है उसका नाम है साइटोकिनोसिस होता है। क्या होता है? साइटोकिनोसिस। साइटो साइटो क्या होता है? कीनोसिस होता है। ठीक है, जो लास्ट होता है। ठीक है, मैंने समझिएगा, यानी साइटोकिनोसिस लास्ट हो जाएगा। ठीक है तो ये अंतिम रूप से समझिएगा, साइटोकिनोसिस होता है, टेलोफेज नहीं होता है। ठीक है, तो जो लास्ट मदर सेल में बढ़ जाता है दोनों, तो प्रोफेज सबसे ज़्यादा विभाजन होता है, क्योंकि प्रोफेज सबसे पहला होता है, तो न्यूक्लियर वगैरह जो भी डिवीजन इसी में होता है। मेटाफेज थोड़ा सा वो इतना कैपेबल नहीं है, लेकिन एनाफेज है। एनाफेज में क्या होता है, तो क्रोमोसोम का जो होता है अलग होने का जो प्रक्रिया होता है एनाफेज में होता है। ठीक है, रखिएगा, सबसे कम समय होता है। ठीक है, उसके बाद आप समझ जाइएगा साइटोकिनेसिस होता है, तो बड़ी चीज़ है नहीं, जो आके आप समझने की चीज़ है, जो आपको हम बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें जो पाँचों प्रक्रिया के दौरान जो लास्ट में क्या बनता है, समसूत्री जो होता है विभाजन होता है। ठीक है, तो आप आगे समझिएगा क्रोमोसोम की घटने या बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, देखिए, क्रोमोसोम की संख्या घटना बढ़ना अनियमितता के कारण सिंड्रोम का एक डिजीज होता है, जिसका एक रोग पैदा करता है। ठीक है, सिंड्रोम जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, उस अभी बोले कि डीएनए में इफेक्टिव तो वही होता है सिंड्रोम, यानी क्रोमोसोम की संख्या घटने बढ़ने के कारण में क्या होता है, सिंड्रोम। सिंड्रोम नामक बीमारी उत्पन्न होती है। देखिए, समझिएगा कैसे। देखिए, टर्नर हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लिनी फिल्टर हो गया, पटाव हो गया। टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें क्रोमो की संख्या 45 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 45, 45, एक कम जाती है। ठीक है, इसमें बांझपन आ जाता है। बांझपन मतलब होता है किसमें, यानी फीमेल में जाता है। फीमेल में किस में जाता है? फीमेल में, क्योंकि मेल में तो टर्नर सिंड्रोम होता है नहीं, यानी किस में हो जाएगा? फीमेल में जाएगा। फीमेल की होगा बांझ हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, डाउन सिंड्रोम में देखिएगा 47 हो जाता है, यानी अब देखिएगा सब में बढ़ेगा, सिर्फ टर्नर में 45 होता है, बाकी सब में 40 से प्लस हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम हो जाए, क्लिनी फिल्टर हो जाए, टुटा होगा, सब में 47 हो जाएगा। ठीक है, अब डाउन सिंड्रोम में क्या हो गया, शरीर बिडोल हो जाएगा, जैसे तैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, जीभ और होंठ बहुत मोटा मोटा हो जाएगा। ठीक है, मंदबुद्धि हो जाएगा वो। ठीक है, याद रखिएगा। इसका 21वां गुणसूत्र जो होता है प्रभावित होता है किसमें? डाउन में। यानी डाउन में 21 रुपये दीजिएगा तभी तो नीचे डाउन होगा, मतलब नहीं आदमी मांगता है भिक्षुक तौर पर, तो 21 रुपये समझिएगा। 21वें गुणसूत्र प्रभावित होने पर डाउन सिंड्रोम नामक क्या होते हैं हमारे शरीर में, क्या होती है जो प्रभावित हो जाती है। और क्लोरोफिल्ट्रोन इसमें 47 होता है, ये कोई खास नहीं है। पटाओ सिंड्रोम पूछता है, कैमे गुणसूत्र प्रभावित होते हैं? 13वें, याद रखिएगा, कैमे 13वें। अब देखिए, सिंड्रोम से एक और बीमारी होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ज़्यादा उच्च नाइट्रेट के कारण, उच्च नाइट्रेट, अब देखिए इसे पानी नहीं, ज़्यादा उच्च नाइट्रेट के कारण भी होता है, पानी में घुला रहता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का। नहीं, कुछ महत्वपूर्ण नसें होती है, जिसके महत्वपूर्ण जो होते हैं, हम कह सकते हैं कि नसें बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं सेल। यानी हेलनी नामक जो होते हैं सेल कहाँ पाए जाएंगे, तो ब्रिक में। ठीक है, कैरोनी नामक नसें कहाँ पाई जाएगी, नसें बोल सकते हैं, सेल बोल सकते हैं, कहाँ, ये हृदय में पाई जाएगी। ठीक है, अब कैरोटीन नामक नसें जो होगी मस्तिष्क में पाई जाएगी। देखिए, सेल के रूप में बोल सकते हैं, कैरोटीन नामक कभी नसें की पूछ देता है, तो हेलनी नामक कोशिकाएं कहाँ पाई जाएगी, या नसें ब्रिक में। कैरोनी नामक नसें कहाँ पाई जाएगी, हृदय में। और फरेटो नामक नसें कहाँ पाई जाएगी, मस्तिष्क में। ठीक है,